मामले सामने आए और कोरोना के चलते 56 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1231 लोग कोरोना से ठीक हुए, जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.76% हो गया है। अगर बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की, तो देश में फिलहाल कोरोना के 13,433 केस एक्टिव है। तो एक बार फिर से देश में कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 2380 कोरोना के नए संक्रमित पाए गए। आपको बता दें कि 24 घंटे में 56 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई, जबकि 1231 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। जिसके बाद अब देश में अगर कोरोना के रिकवरी रेट की मैं बात करूं, तो देश में कोरोना का रिकवरी रेट भी 98.76% पहुंच गया है। वहीं अगर बात की जाए कोरोना के एक्टिव केसों की, तो देश में फिलहाल 13,433 केस एक्टिव है। तो कोरोना अभी गया नहीं है। देश में फिर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। लगातार कोरोना के मामलों जो है वो आए दिन बढ़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब बात कर रहे थे प्रदेश की, तो हरियाणा में भी कोरोना के मामलों में अब तेजी देखने को मिल रही है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 310 मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में प्रदेश में कोरोना के चलते किसी भी शख्स की मौत नहीं हुई और 160 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट 98.80% पहुंच गया है। वहीं अगर बात की जाए गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम में 225 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जबकि फरीदाबाद में 67 नए संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा हिसार में 2, पंचकुला में 4 केस मिले हैं और रोहतक में 5, तो सिरसा में 3 केस मिले हैं। तो प्रदेश में भी कोरोना पैर पसारता नजर आ रहा है। 24 घंटे में 310 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं, जबकि 160 लोगों ने कोरोना को मात दी है। अगर बात की जाए कोरोना के रिकवरी रेट की, तो प्रदेश में फिलहाल कोरोना का रिकवरी रेट भी 98.80% के पार पहुंच गया है। वैसी खबर पर गुरुग्राम से ब्यूरो चीफ प्रवीण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। प्रवीण, गुरुग्राम में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। बीते 24 घंटे में गुरुग्राम में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। जी बिल्कुल जागृति, देखिए गुरुग्राम एक बार फिर से कोरोना का हॉटस्पॉट बनता नजर आ रहा है प्रदेश का। यहाँ पर कल की अगर हम बात करें तो 225 कोरोना के पॉजिटिव मामले आए हैं और जो संख्या है वो बढ़कर करीब 1000 से ऊपर पहुंच गई है जो एक्टिव केस इस वक्त गुरुग्राम में। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है कि जिस तेजी से केसों में इजाफा हो रहा है वो डराने वाला है और जो सावधानी है वो कहीं ना कहीं नदारद नजर आ रही है। लोग सावधान नहीं दिखाई दे रहे हैं, मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट की उनका भी प्रयोग करते नजर नहीं आ रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि जिस तेजी से ये कोरोना बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये हमारे लिए काफी घातक सिद्ध होगा। और सबसे खास बात तो ये है कि इस जो लहर है जो अब ये शुरू हुई है, इसमें बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं, क्योंकि जो आंकड़ा हमें बताता है उसके अनुसार 15% के करीब जो बच्चे हैं वो संक्रमित हो रहे हैं। तो बच्चों का संक्रमित होना कहीं ना कहीं और ज्यादा चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि अभी बच्चों को दूसरी डोज पूरी तरह से लगी नहीं है और बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनको अभी वैक्सीन की पहली डोज भी नहीं लगी है। हालांकि स्कूलों में वैक्सीन लगाने का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन बच्चों में जिस तरह से स्प्रेड कर रहा है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बनता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल प्रवीण, और ऐसे में अगर शुरुआत में ही सतर्कता नहीं बढ़ती गई तो मामले दोबारा बढ़ेंगे और दोबारा लॉकडाउन जैसी स्थिति बन जाएगी। उससे हमें आने वाले समय अगर हम नहीं समय रहते नहीं संभले तो आगे आने वाले समय में हमें कड़ी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। और जो ये कड़ी पाबंदियां हैं ये कहीं ना कहीं हमारी शारीरिक स्थिति के साथ साथ आर्थिक स्थिति को भी खराब करेंगी। और जो स्कूल अभी खुले हैं, जो बच्चों की अभी पढ़ाई शुरू हुई है, अगर तो ये तेजी से फैलता है तो उनकी पढ़ाई भी प्रभावित होना लाजमी है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर हमें कड़ी पाबंदियों से बचना है तो इस कोरोना से हमें बच के रहना होगा, अपने आप को बचाना होगा, अपने परिवार को बचाना होगा। जिसके लिए हमें जो सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है उनका दृढ़ता से कड़ाई से पालन करना होगा। हमें किसी का इंतजार नहीं करना है कि कोई पुलिस वाला आएगा और मास्क का चालान काटेगा उसके बाद हम मास्क लगाएंगे। हमें मास्क खुद से लगाना होगा, क्योंकि अगर हम नहीं संभले तो इसका खामियाजा सरकार को नहीं आम जनता को ही भुगतना पड़ेगा। जैसे पहले पिछली लहरों के दौरान हमने देखा था कि बाजार बंद कर दिए गए थे, बाजारों के टाइम कर दिए गए थे, कुछ धीमा पड़ा तो ऑड इवन कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं व्यापारियों को भारी नुकसान इस दौरान हुआ था और आम आदमी की रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। जो 2 साल पीछे बीते हैं उनसे अभी आम आदमी उभर नहीं पाया है। अगर दोबारा ऐसी स्थिति आती है तो कहीं ना कहीं रोजी रोटी का संकट हो जाएगा, मतलब भुखमरी जैसे हालात हो सकते हैं। जी बिल्कुल प्रवीण, आपका रुख करेंगे। इस वक्त सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं हिसार से अनूप कुंडू। अनूप, मैं आपके पास पहुंचूंगी। जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना पैर पसारता नजर आ रहा है, ऐसे में हिसार में तो सिर्फ फिलहाल 2 ही मामले सामने आए हैं। ऐसे में
हिसार प्रशासन जो है वो क्या कुछ तैयारियां कर रहा है कि जो मामले हैं वो ना बढ़े? बिल्कुल जागृति, 2 मामले नए सामने आए हैं और रिकवरी रेट की बात करें तो अभी 98.10 कोविड के डॉक्टर हैं यहाँ पर जो सीएमओ देख रहे हैं, डॉक्टर सुभाष सप्रेजा, उन्होंने जानकारी दी है कि इस प्रकार के जो मामले अब सामने आने लगे हैं, दोबारा से मामले बढ़ने लगे हैं, तो उसको देखते हुए एहतियात की बहुत ज्यादा जरूरत है। सरकार द्वारा और प्रशासन द्वारा जिस प्रकार की गाइडलाइन जारी की जाए उनका जरूर है कि सभी गाइडलाइन का फॉलो किया जाए। जिस प्रकार से प्रवीण अभी बता रहे थे, अगर ये मामले इस तरह से बढ़े जैसे गुड़गांव में बढ़ रहे हैं और अन्य जो जिले हैं उनमें बढ़ रहे हैं, अगर ऐसे ही साथ में बढ़े तो लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो सकती है। और लॉकडाउन पहले भी नुकसानदायक रहा है और आगे आने वाले समय में भी काफी नुकसानदायक रह सकता है। इससे जहां आम जनजीवन प्रभावित होता है, वहीं इससे चाहे छोटे दुकानदार हो, व्यापारी हो, सभी पर इसका प्रभाव पड़ता है। बाजार बंद कर दिए जाते हैं और इसके साथ साथ चाहे वो शादी समारोह की बात हो, सामाजिक समारोह की बात हो, उन पर भी पाबंदियां लगा दी जाती है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए जरूरी है कि पहले ही कोरोना के नियमों का पालन किया जाए और जिस प्रकार से आगे स्थिति ना फैले उस पर काफी ध्यान दिया जाए। जी बिल्कुल, अब हमारे साथ सोनीपत से लाजपत भी जुड़ गया। लाजपत, जिस तरीके से प्रदेश में अब कोरोना पैर पसारता नजर आ रहा है, सोनीपत की जनता किस तरीके से जागरूक नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए सोनीपत की जनता है, लापरवाह कहेंगे कि जो जिला सोनीपत है वो दिल्ली और यूपी और हरियाणा तीनों स्टेट जुड़ती है और यहाँ पर पूरा भारत बसता है। अनेक राज्य से लोग यहाँ पर रोजी रोटी के लिए कमाने खाने आए हैं, लेकिन वही लोग लापरवाह हैं। जैसा कि आपको बता दें, यहाँ पर फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है, दिल्ली नजदीक है, यूपी नजदीक है, तो यहाँ पर अलग अलग राज्य के जो लोग हैं वो लापरवाह हैं, जिनके चेहरे पर मास्क नहीं दिखाई देता। तो हर खबर हरियाणा की टीम की तरफ से एक अपील है लोगों से कि अगर आपको देश को चलने देना है तो आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, भीड़ भड़ाकों को ना बढ़ना दें। और प्रशासन की कोई तैयारी यहाँ पर अभी दिखाई नहीं दे रही है, तो ऐसे में लोगों की लापरवाही ज्यादातर दिखाई दे रही है। अगर स्थिति लॉकडाउन की आई तो कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही होगी, सरकार की मजबूरी होगी और इसका खामियाजा आम व्यक्ति को भुगतना होगा। आम नागरिक जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जरूर पीड़ित रहेगा, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी है और वो लॉकडाउन का असर लगातार दिखाई देता है और उसका कहीं ना कहीं खामियाजा आम नागरिक को भुगतना पड़ता है। और आपको बता दें कि जो हालात अभी तक देश के बने हुए हैं वो अभी तक सुधरे नहीं है, क्योंकि कोरोना के जैसे लॉकडाउन 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, चौथी बार अगर करना पड़ा तो हालात काफी गंभीर होंगे। आपको बता दें कि किराए के जो काम हैं वो अभी तक नहीं सुधर पाए हैं, बच्चों की फीस जो है वो अभी तक नहीं सुधर पाई है, जो बैलेंस है जो आपस में लोगों का लेना देना है वो अभी तक नहीं सुधर पाया है। अगर लॉकडाउन की स्थिति बनी तो हालात काफी गंभीर होंगे, कच्चे पक्के कर्मचारियों पर गाज गिरेगी और जो छोटे दुकानदार हैं उन पर गाज गिरेगी, तो काफी हालात बिगड़ जाएंगे और हालात बिगड़ना कहीं ना कहीं जनता की लापरवाही होगी। प्रवीण जी, आपके पास आना चाहूंगी सीधा। जिस तरीके से जो गुरुग्राम है वो जो है इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है, ऐसे में लोग मेट्रो और बस से वहां पर पहुंचते हैं, तो जिस तरीके से मामलों में इजाफा देखा जा रहा है, क्या मेट्रो और बसों के लिए कोई गाइडलाइन आई है कि उसमें जो लोग हैं वो किस तरीके से सफर करते नजर आ रहे हैं? देखिए जागृति, अभी तक अगर बसों की और मेट्रो की हम बात करें तो उसके लिए सरकार की ओर से कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं आई है, लेकिन हाँ, मास्क लगाने की गाइडलाइन आवश्यक है कि बिना मास्क के आप किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी सार्वजनिक परिवहन में सफर नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते पकड़े जाते हैं तो आपको 500 रुपए जुर्माना देना होगा। लेकिन जो अगर सार्वजनिक वाहनों की बात करें तो भीड़ उसी तरह से उसी अंदाज में अभी चल रही है और ये भी कहीं ना कहीं एक स्थिति खतरनाक हो सकती है, क्योंकि अभी जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं वो साबित करते हैं कि हमारी जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं इस पर भारी पड़ रही है, कोरोना को फैलने का मौका दे रही है और इसका लगातार प्रसार हो रहा है। सार्वजनिक स्थानों की बात करें, अभी तो हम बात करें जो सरकारी दफ्तर है, जो कार्यालय है सरकारी, उन तक में भी ये नियम लागू नहीं हुआ है। बाजारों में आप भीड़ देख सकते हैं और मेट्रो में भी भीड़ लगातार सुबह और शाम के समय हो जाती है, क्योंकि मैं बताऊं आपको, दिल्ली से गुड़गांव में जो है लाखों की संख्या में लोग ट्रैवल करते हैं और उनका जो मुख्य साधन है ट्रैवल का वो मेट्रो है। तो मेट्रो में शाम के समय और सुबह के समय जो है बिल्कुल ठसाठस भर के जाती है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता। स्टेशन पे जरूर जो सीआईएसएफ के जवान है वो कोशिश करते हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन जब मेट्रो के अंदर के हालात देखते हैं तो वहां पर भीड़ उसी तरह से होती है जैसे पहले होती थी। फिलहाल अभी कोई नियम लागू नहीं किया गया है ट्रांसपोर्ट को लेकर के, लेकिन जिस तरह से मामलों में तेजी आ रही है, क्योंकि दिल्ली में भी हम देखें तो 1000 से ऊपर मामले अभी कल की तारीख में आए हैं, तो जिस तरह से दिल्ली और गुरुग्राम और फरीदाबाद में जो मामले बढ़ रहे हैं उनको देखकर यही लगता है कि अगर ये इन्होंने में और ज्यादा बढ़ोतरी होती है तो सरकार को कहीं ना कहीं सार्वजनिक परिवहन के लिए भी कोई ना कोई गाइडलाइन लानी पड़ेगी।
अनूप, आपका रुख करना चाहूंगी। आप लगातार ग्राउंड जीरो से हम तक खबरें पहुंचाते हैं। हालांकि हिसार में फिलहाल 2 ही मामले सामने आए, लेकिन प्रदेश के कई अन्य जिलों में जो है वो मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में क्या हिसार की जनता जागरूक नजर आती है? क्या वो लोग मास्क और सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आते हैं? बिल्कुल नहीं। जागृति जिस प्रकार से अभी तक मास्क के जो आदेश थे वो दोबारा लागू किए गए हैं, लेकिन उससे पहले मना कर दिया गया था कि मास्क लगाना जरूरी नहीं है। उसके बाद कोई भी मास्क का प्रयोग नहीं कर रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई प्रकार की ना तो गाइडलाइन जारी की गई है और ना ही लोग पालन कर रहे हैं। लेकिन एक तो सवाल बहुत बड़ा लोग उठाते हुए नजर आते हैं कि क्या मास्क लगाने से कोरोना रुक जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग से कोरोना रुक जाएगा, क्या हवा में कोरोना है? इस प्रकार के सवाल जरूर लोगों से सुनने को मिलते हैं। लोग कहीं कहीं सरकार पर भी इसको लेकर के सवाल उठाते हैं कि क्या सरकार इस प्रकार की जो गाइडलाइन जारी करते हैं उससे कोई बचाव रहता है, क्योंकि पिछले जो समय रहा है उसमें ये तमाम गाइडलाइन फॉलो की गई थी। उसके बावजूद भी बहुत बड़े मामले सामने आए थे, बड़ी संख्या मामले सामने आए थे। तो लोग कहीं कहीं अब बचाव और गाइडलाइन का पालन करने की बजाय सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाते हुए नजर आते हैं कि ऐसा करने से जब बचाव नहीं होता है तो इस प्रकार की गाइडलाइन क्यों जारी की जाती है? जबकि इसका जवाब तो या तो सरकार दे सकती है या प्रशासन दे सकता है कि ये चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो या मास्क लगाने की बात हो, तो ये कितने कारगर साबित है कोरोना से बचाव के लिए। लेकिन लोग हाल फिलहाल इस प्रकार की किसी भी गाइडलाइन का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल। लाजपत, आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से मामलों में इजाफा देखा जा रहा है, प्रशासन किस तरह से अलर्ट नजर आ रहा है? क्योंकि प्रशासन की भी ऐसे में अहम भूमिका बनती है कि वो जनता से नियमों का पालन करवाए। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिला सोनीपत पूरा भारत बसता है और भारत के जो नागरिक हैं वो यहाँ पर रोजी रोटी के लिए आते हैं, लेकिन प्रशासन की काफी बड़ी लापरवाही है। मास्क न लगाना, बीमारी को बढ़ावा देना, ये कहीं ना कहीं आम नागरिक की लापरवाही होगी। अगर सख्ताई से प्रशासन काम करेगा और सरकार सख्ताई करवाएगी तो लोगों की लापरवाही सामने आएगी। लोगों से एक अपील है कि आप मास्क लगाएं, सरकार की गाइडलाइंस पर ध्यान दें ताकि हम इस बीमारी से लड़ पाए, व्यापार अपनी जगह चल पाए। क्योंकि अगर व्यापार ठप होता है तो देश की गति बढ़ती है और गिर जाएगा, हालात काफी बिगड़ेंगे। लेकिन लोगों की लापरवाही लगातार दिखाई देगी और यहाँ पर कहीं ना कहीं आम नागरिक जो है वो इस बात को लेकर जरूर चिंतित है और इस बात को लेकर कहीं ना कहीं परेशान जरूर है कि आखिर होगा क्या, क्योंकि 3 साल से लगातार लॉकडाउन की स्थिति बनती है और लोगों की आफत बन जाती है। जी बिल्कुल। प्रवीण जी, आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से बीते दिनों हमने देखा स्कूलों में भी बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। ऐसे में गुरुग्राम में कोरोना विस्फोट हुआ है, आए दिन गुरुग्राम में मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों की भी चिंता जो है वो साफ तौर पर अब बढ़ती नजर आ रही है। जी बिल्कुल जागृति, देखिए जब बच्चों के मामले आने शुरू हुए तो उसके बाद गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग एकदम अलर्ट मोड पर आ गया था और एक SOP जो है वो स्कूल्स के लिए जारी की थी, जिसके अनुसार जो स्कूल्स हैं वो बच्चों के एग्जिट और एंट्री गेट को अलग अलग रखेंगे। जिस गेट से बच्चे प्रवेश कर रहे हैं उस गेट से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि अक्सर हम स्कूल में देखते हैं जब बच्चे छुट्टी का समय होता है, लंच का समय होता है तो एक ही गेट से अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं, तो वहां पर काफी भीड़ हो जाती है। उस भीड़ से बचने के लिए जो है 2 गेट का प्रोविजन करने के लिए स्कूल को कहा गया है। इसके अलावा जो क्लासरूम है, जो छोटे बच्चों के क्लासरूम है, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए स्कूलों को निर्देश दिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से। और साफ तौर पर यह कहा गया है कि संभव हो तो वहां पर CCTV कैमरे लगाए जाएं ताकि प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सके सोशल डिस्टेंसिंग की। इसके अलावा बिना मास्क कर किसी भी बच्चे को स्कूल में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। बिना मास्क के कोई बच्चा स्कूल में आता है तो उसको वापस घर भेज दिया जाएगा। और उसके साथ जो एक महत्वपूर्ण हिदायत है, अगर किसी भी बच्चे में टीचर को कुछ लक्षण दिखाई देते हैं थोड़े बहुत भी, तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग और उसके परिजनों को सूचित किया जाए ताकि उसका टेस्टिंग की जा सके और अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो उसका प्रॉपर तरीके से इलाज किया जा सके। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग बच्चों और स्कूल को लेकर सजग नजर आ रहा है, लेकिन अब इस सब के भी सवाल ये है कि स्कूल इन नियमों का कितना पालन कर रहे हैं। क्योंकि कुछ स्कूल जरूर ऐसे हैं जो बच्चों की एंट्री पर सैनिटाइज कराते हैं हाथ को, लेकिन अधिकांश स्कूल ऐसे हैं जो इस तरह के नियमों का भी पालन नहीं कर रहे हैं। जरूरी है उनको भी इन नियमों का पालन करना चाहिए और प्रशासन अब कहीं ना कहीं नियम पालना को लेकर सख्ती के मूड में जरूर नजर आ रहा है और कार्रवाई भी करता नजर आ रहा है। अभी एक और बार चेतावनी दोबारा दी गई है कि सभी नियमों का पालन करें, नहीं तो सरकार की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो गुरुग्राम में एक दिन में 225 केस आना बहुत बड़ा आंकड़ा है ये, और इस आंकड़े से हमें कहीं ना कहीं डरने की जरूरत है। जी बिल्कुल। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बीते दिनों स्कूल में बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए, दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा के कई स्कूलों में बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए, ऐसे में हिसार में स्कूल प्रशासन किस तरीके से जो है वो एक्टिव नजर आ रहा है, बच्चों से नियमों का पालन करवाता नजर आ रहा है?
अभी तक इस प्रकार की कोई गाइडलाइन भी जारी नहीं की गई है कि स्कूलों में बच्चों के पहले जिस प्रकार से बेंचों पर बैठने की व्यवस्था की गई थी कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बच्चे बैठेंगे, सैनिटाइजर की बात आई थी, सैनिटाइज किया जाएगा रूमों को, इस प्रकार का अभी तक कोई किस प्रकार की ना तो गाइडलाइन है और ना ही स्कूल में जो अध्यापक है वो इस प्रकार की गाइडलाइन का फॉलो कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से पीछे कोरोना की गाइडलाइन समाप्त होने के बाद जो रूटीन चला था सेम वही अभी तक रूटीन चला हुआ है। हालांकि 2 साल में जो ऑनलाइन शिक्षा चली है उसके बाद बच्चों को इसका बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिला था और अब जाकर के ऑफलाइन क्लासेस लगनी शुरू हुई थी। लेकिन अगर फिर से कोरोना ने दस्तक दी और मामले बढ़े तो हो सकता है कि स्कूलों में को दोबारा से बंद करना पड़ जाए। तो ये बच्चों के लिए जो शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी घटना होगी, क्योंकि पहले 2 साल से जिस प्रकार से छात्रों की पढ़ाई बाधित हुई है उसको देखते हुए अब कोई भी अभिभावक भी ये नहीं चाहता कि स्कूल कॉलेज बंद हो, क्योंकि लगातार 2 साल तक खामियाजा अभिभावक भी भुगत चुके हैं और पढ़ने वाले छात्र भी भुगत चुके हैं। जी बिल्कुल, और अगर ऐसे में मामले बढ़ते हैं तो बच्चों की पढ़ाई पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि अगर मामले बढ़ेंगे तो दोबारा सख्ती बढ़ाई जाएगी। अब पूरी क्षमता के साथ स्कूल खुल रहा है और खास तौर पर छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों को संभालना स्कूल प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। जी अनूप, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी 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 बताएं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि स्कूल प्रशासन की तरफ से अभी कोई ऐसी सख्ती और पाबंदियां नहीं लगाई गई है, लेकिन फिर भी अगर बात की जाए छोटे बच्चों की तो उनको संभालना सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती मानी जाती है, क्योंकि बड़े बच्चे समझदार होते हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को संभालना स्कूल प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, स्कूल प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती है और ऐसे में अभी तक प्ले स्कूल भी खोले जा चुके हैं, प्राइमरी तक के स्कूल है वो भी खोले हुए नजर आते हैं। ऐसे में अभिभावक भी यही चाहते हैं कि उनके बच्चे स्कूल में जाएं, लेकिन प्रशासन के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर वो कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हैं तो स्कूल बंद करने पड़ेंगे या सोशल डिस्टेंसिंग से बच्चों की जो स्ट्रेंथ है उसको 50% करना पड़ेगा, क्योंकि जो कमरे हैं और कमरों में जो बेंचेज है उनकी जो संख्या है उसके अकॉर्डिंग बच्चे पूरी सीटिंग में बैठते हैं। अगर डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा तो बच्चों को 2 शिफ्ट में बुलाया जाएगा या 1 बाय डे 1 बुलाया जाएगा। ऐसे में अभी तक इस प्रकार की गाइडलाइन तो जारी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अगर कोरोना ने दस्तक दी, मामले बढ़े तो इस प्रकार के जो पहले गाइडलाइन जारी की गई थी, इस प्रकार की गाइडलाइन प्रशासन द्वारा जारी की जा सकती है और उसकी फिर पालना भी सख्ती से की जाएगी। जी बिल्कुल, सोने लाजपत आपका रुख करेंगे। जिस तरीके से अब मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, प्रदेश के कई जिलों में मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में अगर मामले बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं व्यापारियों की चिंता भी बढ़ती जाएगी। बिल्कुल, आपको बता दें व्यापारियों के लिए तो चिंता लगातार बढ़ती ही नजर आती है, क्योंकि व्यापारियों का जो व्यापार है वो अभी तक बुरे हालात में अभी संभला नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि जो दुकानदार होता है वो व्यापारी होता है, सबसे बड़ा व्यापारी जो है वो दुकानदार है, छोटा व्यापारी है लेकिन सबसे बड़ा व्यापारी है, क्योंकि जो भी व्यापार जो चलता है वो दुकानों से चलता है और दुकानों के हालात अभी तक सुधरे नहीं है। क्योंकि जो व्यापार जो काम जो है या दुकान का किराया है या अन्य जो करते हैं वो अभी तक पटड़ी पर नहीं आए हैं। दोबारा से कोरोना बढ़ रहा है। हमारी यही अपील रहेगी कि संयम और शांति से एक दूसरे से बनाकर रखें, क्योंकि जिनको मकान का किराया देना है, दुकान का किराया देना है या अन्य खर्चे हैं वो अभी तक नहीं संभले हैं। अगर हालात गंभीर बने तो ये हालात और भी ज्यादा गंभीर बनेंगे, क्योंकि जो एक दुकानदार है जो दुकान पर बैठता है उसका किराया नहीं निकल पाया है, पिछला बैलेंस अभी तक नहीं सुधरा है, नई जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं परेशानी कर सकती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं संयम और शांति रखें, क्योंकि अगर जो व्यापार पर असर पड़ेगा तो काफी बड़ी हालात बिगड़ेंगे और देश पर काफी बड़ा बोझ पड़ेगा। लेकिन इससे पहले ही हर खबर हरियाणा की टीम एक अपील करती है लोगों से कि सरकार की गाइडलाइंस है उन पर ध्यान दे, पालन, ताकि वो सामान्य चलती रहे, वरना हालात गंभीर बनेंगे। अगर टेस्टिंग शुरू हो गई आपके पास तो वापस लौटूंगी। प्रवीण जी, आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से अब मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, अगर मैं पहली, दूसरी और तीसरी लहर की बात करूं तो उस टाइम पे भी अस्पतालों में बेड की व्यवस्था को लेकर के काफी चिंता बढ़ी थी, ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर के काफी दिक्कतें आई थी। ऐसे में अब अस्पताल प्रशासन ने किस तरीके से तैयारियां की और किस तरीके से वो अलर्ट नजर आ रहे हैं? अभी तक जो हमारी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बातचीत हुई है, सर जो इस वक्त का जो ये वेरिएंट है, जो डेल्टा वेरिएंट चल रहा है, इस समय जो पेशेंट पॉजिटिव आ रहे हैं उसमें से 98 से 99% पेशेंट ऐसे हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ रही है। वो घर पर ही अपना इलाज कर रहे हैं और घर पर ही जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो उनकी निगरानी कर रहे हैं, उनको दवा उपलब्ध करा रहे हैं, उनको एक मनोवैज्ञानिक बल भी दे रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बात करें कि बेड्स की, तो गुरुग्राम
में क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत से हैं और जिस तरह पहली और दूसरी लहर के दौरान जिला प्रशासन की ओर से बेड रिजर्व कर दिए गए थे प्राइवेट हॉस्पिटल के, अगर इस तरह की नौबत आती है कि लोगों को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है तो उसकी पूरी व्यवस्था प्रशासन के पास है। प्रशासन कहना है कि हम दोबारा से गाइडलाइन जारी कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत कम से कम पड़ने वाली है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को जो है दोनों डोज लग चुकी है और कुछ लोगों को तीसरी डोज मतलब बूस्टर डोज भी लगाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं वैक्सीन कारगर साबित हो रही है कि जो सीवियरिटी है कोरोना की वो इतनी ज्यादा नहीं है कि लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़े, लेकिन कोरोना हो जरूर रहा है और उसका इलाज भी कराना चाहिए। तो हॉस्पिटलाइजेशन की अगर बात करें तो उसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां तक ऑक्सीजन का आपने सवाल किया, उसके जब पहली दूसरी लहर में जब ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा था, उसके बाद से सभी जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उसमें ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए थे। गुरुग्राम के सिविल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट है, सेक्टर 31 में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया। इसके अलावा जितने भी बड़े निजी अस्पताल हैं, चाहे वेदांता की बात करें हम, चाहे फोर्टिस की बात करें, चाहे पारस की बात करें, सभी हॉस्पिटल के अंदर अपने ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं। तो लगता नहीं है कि अगर इस तरह की कोई स्थिति आती है तो ऑक्सीजन के लिए ज्यादा हाहाकार मचेगा, क्योंकि सभी के पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का स्टॉक है और प्लांट लगातार उनके काम कर रहे हैं। उनका निरीक्षण विभाग द्वारा कर लिया गया है। तो अब अगर ये कह सकते हैं कि अगर स्थिति ऐसी बनती है तो हाहाकार नहीं मचेगा, लेकिन हमें इस स्थिति को ऐसी बनने से रोकना होगा और उसी में हम लोगों की भलाई है। जी बिल्कुल। और एक सवाल मैं आप तीनों से ही जानना चाहूंगी, जिस तरीके से अधिकतर लोगों को जो है वैक्सीनेशन की दोनों डोज लग चुकी है और अब बूस्टर डोज लगाई जा रही है, तो ऐसे में जो अब बूस्टर डोज का अपडेट है वो क्या कुछ है? सबसे पहले प्रवीण जी आपसे जानना चाहूंगी, गुरुग्राम में बूस्टर डोज का क्या कुछ अपडेट है? देखिए, गुरुग्राम में बूस्टर डोज लगभग 57 सेंटर्स पर लगाई जा रही है। जिन लोगों की आयु 60 वर्ष तक है उनको पहले बूस्टर डोज लगाई जा रही है। इसके अलावा जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोग हैं उनको भी बूस्टर डोज पहले लगाई जा रही है। बाकायदा उनको कॉल करके बताया जा रहा है कि आपका बूस्टर डोज का समय हो चुका है और आप आइए। जिन लोगों ने शुरुआती दौर में वैक्सीन लगवाई थी उनका भी बूस्टर डोज का समय हो चुका है और उसमें भी अधिकांश लोगों को बूस्टर डोज लगाई जा चुकी है और लगातार प्रशासन की ओर से लोगों को अलर्ट मैसेज भेजे जा रहे हैं कि आपका बूस्टर डोज का समय हो गया है, आप अपना शेड्यूल बुक कीजिए और बूस्टर डोज लगवाइए। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि यही एक उपाय है। वैक्सीनेशन अगर हो जाता है आपको तो कोरोना होने पर भी आप सीवियरिटी में नहीं जाएंगे, आप ठीक हो सकते हैं उससे। तो बूस्टर डोज को लेकर सरकार काफी सजग नजर आ रही है और लगातार लोगों को SMS द्वारा उसकी जानकारी दी जा रही है और लोग भी उसको लगवा रहे हैं। जी बिल्कुल। संक्रमण दर को रोकने के लिए इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी जरूरी है और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बूस्टर डोज लगाई जा रही है। ऐसे में अनूप आपसे जानना चाहेंगे कि हिसार में बूस्टर डोज का क्या कुछ अपडेट है? बूस्टर डोज के लिए हिसार में नागरिक हॉस्पिटल में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है और बूस्टर डोज लगाने का काम बड़े जोरों पे चल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक आपकी पहली डोज भी नहीं लगवाई और दूसरी डोज न लगवाने वाले लोगों की भी बहुत बड़ी संख्या है। तीसरा एक जो मामला सामने आया निकल करके वो ये है कि जिन लोगों ने पहली डोज लगवाई थी उसके बाद सिर्फ आधार कार्ड अपना अपडेट करवा के दूसरी डोज लगवाने का काम किया, जो सिर्फ कागजों में लगी उन्होंने, तो ये एक बहुत बड़ा खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ सकता है जिन्होंने सिर्फ बूस्टर डोज के अलावा पहली और दूसरी डोज नहीं लगवाई है और लगवाने के नाम पर मात्र कागजी कार्रवाई की है। तो ऐसे में कहीं कहीं कोरोना ये चीज नहीं देखेगा कि कागजों में उनकी जो डोज है वो दोनों लग चुके हैं। कोरोना ये देखता है कि आपकी इम्यूनिटी पावर कितनी स्ट्रांग है, आपका शरीर कितनी बीमारियों से लड़ने में सक्षम है। तो ऐसे में उन लोगों के लिए जरूर संदेश है कि वो अगर इस प्रकार की जो सिर्फ खाना पूर्ति है वो ना करें, कर्मचारी भी इन चीजों से बचें। बूस्टर डोज भी लगाई जा रही है और पहली दूसरी डोज का काम भी जोरों पर भी है। जी बिल्कुल। अनूप लाजपत और प्रवीण जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जिस तरीके से देश और प्रदेश में भी अब कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, ऐसे में ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, खुद भी सतर्क रहे और परिवार को भी सतर्क करें। फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।